हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंकुर और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम फिर से बात करेंगे जो अभी जो ग्रुप डी के एग्ज़ाम चल रहे हैं उनके कुछ मैथ के क्वेश्चंस और दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उनके कुछ जो प्रीवियस ईयर अभी जो पूछे गए जैसे एनटीपीसी में या एसएससी सीजीएल में उन क्वेश्चंस की बात करते हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन से चलते हैं। ए एक काम 40 दिन में करता है, बी उसी काम को 60 दिन में करता है और एक साथ काम करने के कुछ दिन बाद बी काम छोड़ देता है, तो बचा हुआ काम ए 10 दिन में करता है। तो बताओ बी ने कितने दिन काम किया। ठीक है, ए कितने दिन में काम करता है 40 दिन में। ठीक है, और बी कितने दिन में करता है 60 दिन में। ठीक है, तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 120, यानी ए की इफिशियंसी 120 को 40 से डिवाइड करो आ जाएगा 3 और बी की इफिशियंसी 120 को 60 से डिवाइड करो आ जाएगा 2। अच्छा, वो कह रहा है बचा हुआ काम ए 10 दिन में करता है। अच्छा, हम ए का जो बाद का काम है 10 दिन का वो हम निकाल दें। तो फिर हम ए का काम निकाल देते हैं। ए 10 दिन में करता है, यानी ए की इफिशियंसी 3 और ए करता है 10 दिन में, यानी ए ने काम किया 30 और टोटल काम था 120। तो 120 माइनस 30 तो ये आया 90। अब इस 90 काम को ये दोनों लोग मिलकर करेंगे, यानी 3 + 2 यानी कि 5 यानी कि 18, यानी ए ने जो ए और बी जो बी ने काम किया तो 18 दिन काम किया, तो इसका आंसर हो जाएगा 18 दिन। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 27, 9 और 12 सेंटीमीटर है। इनमें से यदि 3 सेंटीमीटर बचा के घन काटे जाते हैं तो कितने घन बन सकते हैं। अब इस तरह क्वेश्चन आते हैं कि मतलब आपके लगभग ऐसे कि लंबाई चौड़ाई दे रहे हैं और घन काटने हैं, तो हम यहाँ पे वॉल्यूम को बराबर करते हैं। जैसे घनाभ का वॉल्यूम क्या हो जाएगा 27 × 9 × 12, और इसमें से हम अगर इस घन का वॉल्यूम क्या होता है a क्यूब, यानी कि साइड का क्यूब, यानी कि 3 × 3 इसको हटा देते हैं। तो 3 × 9 = 27, 3 × 3 = 9 एंड 3 × 4 = 12। तो कितने घन बन सकते हैं 4 × 3 = 12, 9 = 108 घन बन सकते हैं। 108 घन बन सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। 2 sin 6a + cos 6a ब्रैकेट 1 एंड -3 sin 4a + cos 4a, इसकी वैल्यू पूछी गई है। इसकी वैल्यू एक तो डायरेक्ट जैसे ऑप्शन कुछ भी दिया हो, आप यहाँ पे ए की कुछ भी वैल्यू रख सकते हो, ए की जो मर्जी हो कोई भी वैल्यू रख सकते हो। ए की वैल्यू 30 रख दो, बशर्ते ये चीज़ इनफाइनाइट ना बना रही हो। तो हम यहाँ पे ए की वैल्यू रख देते हैं, कुछ भी मान लेते हैं। हम ए की वैल्यू 0 मान लेते हैं। ठीक है, ए की वैल्यू मान लो 0, 2 ब्रैकेट में साइन 0 का मान 0 प्लस कॉस 0 का मान 1 होता है, 1/6 बन ही रहेगा, -3 साइन 0 मान 0 फिर +1, यानी 2 बन जा 2 -3 बन जा 3, आंसर आ जाएगा -1। और भी कोई वैल्यू रख के देख लो, a = 30 रख के देख लो, हाँ, या फिर a = 45 रख के देख लो। 30 रख के देख लेते हैं, a = 30 डिग्री। ठीक है, a को 30 रख के देख लेते हैं। तो 2 ब्रैकेट में साइन 30 का वैल्यू क्या होती है 1/2, 1/2 की पावर 6, ये बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी। खैर फिर भी करते हैं, क्योंकि यहाँ से पता तो है ही आंसर -1 आ रहा है, इसमें भी करके। तो 1/2 की पावर 6 क्या हो जाएगा 2 × 2 = 4, 2 × 8, 2 × 2 × 2 = 4, 2 × 8, 2 × 16, 2 × 30, 2 × 64, 1/64 माइनस cos 6 की cos 1 की cos 30 की वैल्यू √3/2, √3/2 की पावर 6 क्या हो जाएगा √3 की पावर 6, यानी 3 की पावर 3, यानी 3 × 9 = 27/2 है 64। ठीक, माइनस यहाँ लिख लेते हैं -3। ठीक है, sin 4a यानी sin 30 कितनी 1/2 की पावर 4 16, 1/16
यहाँ माइनस नहीं लगना, सॉरी प्लस लगना था, प्लस। यहाँ 1/16 प्लस कॉस 4 है यानी √3/2 की पावर 4 यानी 3 3 9/16। तो यहाँ से हम इसको हटा देते हैं एक बार, इसको हटा देते हैं, ए की पावर 0 तो आ गया था, इसको हटा देते हैं। तो टू ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 28/64 8/64 माइनस 3 10/16 तो हम एक काम करते हैं, 64 ही डिनोमिनेटर बना लेते हैं, यानी 4 का यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ भी कर देंगे। ठीक है, तो या फिर हाँ ठीक है, कर लेते हैं। 28 2 56/64 64 माइनस 43 जा 10 4 40 43 जा 120/64 120/64। अगर 120 में से 56 माइनस करोगे तो बचेंगे -64, तो -64/64 यानी यहाँ भी वैल्यू आ गई -1। तो आप एक ही वैल्यू कुछ भी रखो, आंसर -1 ही आएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ए और बी किसी काम को 40 दिन में करते हैं, बी और सी उसी काम को 60 दिन में करते हैं, और ए और सी 80 दिन में करते हैं। तो बी अकेला कितने दिन में करेगा? देखो, ए प्लस बी कितने दिन में करते हैं? 40 दिन में। बी प्लस सी कितने दिन में करते हैं? 60 दिन में। और सी प्लस ए कितने दिन में करते हैं? 80 दिन में। इनकी इफिशिएंसी निकाल लेते हैं तीनों के एक साथ। इन तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा? 24 240। तो ए प्लस बी की इफिशिएंसी टोटल आ जाएगी 6, बी प्लस सी की इफिशिएंसी 240 को 60 से डिवाइड करो 4, एंड सी प्लस ए की इफिशिएंसी 3 डिवाइड कर लिया 240 को 40 से 6। ठीक है, तो यानी ये 2a प्लस बी प्लस सी की इफिशिएंसी जो है वो 6 और 4 10 और 13 आ गई। ठीक है, 13 आ गई। तो हमें बी की इफिशिएंसी चाहिए, तो ए प्लस सी की इफिशिएंसी यहाँ 3 रख देते हैं। 3 प्लस बी यानी कि 6 प्लस 2b यानी कि 6 प्लस 2b इक्वल टू 13। तो 2b इक्वल टू 7। तो b इक्वल टू 7/2। बी की इफिशिएंसी आ गई 7/2। टोटल वर्क कितना है? 240। तो टोटल वर्क कितना है? सही चल रहा है हम लोग। 2a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस सी की रख दिया हमने 3 प्लस बी, तो 2 3 जा 6 प्लस 2b 13 में 6 गया 7, 2b इक्वल टू 7। बी की इफिशिएंसी 7 आ गई। ठीक है, तो बी अकेला कितने दिन में कर पाएगा? चलो, टोटल वर्क है 240 और बी की इफिशिएंसी 7/2 यानी अपॉन 7 × 2। तो बी अकेला कर पाएगा 480/7 यानी कि 60 7 6 42 और बचा कितना? 60 बचा, 7 8 56। ठीक है, और 4/7 इतने दिनों में कर पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। x4 प्लस 1/x4 इक्वल टू 527। तो फिर x³ प्लस 1/x³ निकालो। ठीक है, हमें दिया है x4 प्लस 1/x4 इक्वल टू 527। दोनों जगह अगर हम +2 कर दें, यहाँ भी +2 और यहाँ भी, थोड़ा फिर से लिखते हैं, इसको हटा देते हैं। x4 प्लस 1/x4 इक्वल टू 527। दोनों जगह अगर हम +2 करते हैं तो ये आ गया 529। 529 होता है आपका 23 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर, और ये आ गया आपका x स्क्वायर 23 का स्क्वायर। ये क्या लिख दिया मैंने? 23 का स्क्वायर। ठीक है, 23 का स्क्वायर। तो यहाँ आ गया आपका एक्स स्क्वायर। ये क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर है। तो फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर। अब 23 का स्क्वायर यहाँ भी ये था, ये भी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर था, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आ गया आपका 23। ठीक, सेम काम फिर से करते हैं। दोनों तरफ 2 ऐड कर देते हैं, +2 यहाँ +2 यहाँ। तो ये आ गया आपका x प्लस 1/x आ गया आपका, क्योंकि 23
225, ये 5 का स्क्वायर होता है तो 5। अब यहाँ से क्यूब पूछा है, तो क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है कि पी क्यू प्लस 3p, पी क्यू माइनस 3p सॉरी। तो 5 का क्यूब माइनस 3 इंटू 5, ये आ जाएगा आपका एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, यानी 125 माइनस 15, यानी कि आंसर आ जाएगा आपका 110। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। एक आयत की लंबाई में 10% और चौड़ाई में 8% की वृद्धि की जाए तो आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, 10% क्या होता है 1/10, यानी 10 में कितने की वृद्धि 11 की। 8% क्या होता है 4 2 जा 8, 4 2/25, 2/25 होता है, 25 में 2 की वृद्धि यानी 27। तो ठीक है, यहाँ 250 हो गया आपका, यहाँ 11 7 77 22 7 29, यानी कि वृद्धि होगी 47 की अपॉन 250 मल्टीप्लाई 100 कर देते हैं, ये 0 से ये 0 गया, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 8 जा 5 9 जा 45, 5 4 जा 20, यानी 9.4 इंटू 2, यानी कि 9.4 इंटू 2, यानी कि 18.8% की वृद्धि हो जाएगी आपके एरिया में। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। 10 इंटू 20 इंटू 30 इंटू 40। अच्छा, इसमें शून्यों की संख्या ज्ञात करना है, तो इसमें शून्यों की संख्या ज्ञात करने का सबसे अच्छा तरीका, पहले तो इनको अलग कर लो। एक ये 1 मल्टीप्लाई 10 है, ये 2 मल्टीप्लाई 10 है, ऊपर वाला 3 मल्टीप्लाई 10 है, सेम ये 99 मल्टीप्लाई 10 है, और ये आपका 1000 जो है 10 मल्टीप्लाई 100, वो 100 मल्टीप्लाई 10 है। तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, 10 को बाहर ले, यहाँ पे टोटल मल्टीप्लाई में चल रहा है, प्लस में होता सीधा 10 बाहर ले लेते, लेकिन मल्टीप्लाई में चल रहा है तो 10 कितने हैं 100 टाइम्स हैं, तो 10 की पावर 100 ये बाहर आ गए। अंदर बचेंगे आपके 1 इंटू 2 इंटू 3 जस्ट 99 इंटू 100 ये बचा। ठीक है, और यही क्या है आपका, देखो यहाँ से तो बहुत सारे जीरो हैं, तो हमें यहाँ पे बात करनी, ये आपका है फैक्टोरियल 100। ठीक है, फैक्टोरियल 100 में जीरो का नंबर निकालने के लिए हम वही करते हैं 5 से डिवाइड करो, क्योंकि यहाँ दो तो बहुत सारे मिल जाएंगे, तो 5 2 जा 10 0, तो 20/5 कर दो, 5 4 जा 20, यानी टोटल जीरो का नंबर जो है, टोटल जीरो जो होंगे आपके 24 होंगे। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं। दो मीनारों के बीच की दूरी 42√3 है और मीटर है, दूसरी मीनार से पहली मीनार का अवनमन कोण 30 डिग्री है, तो और दूसरी मीनार की लंबाई 130 मीटर है, तो पहली मीनार की लंबाई क्या होगी। चलो दो मीनार बना लेते हैं, यहाँ से उठाते हैं कुछ, मीनार बनाने के लिए कुछ है नहीं, छोटा, फिर हम एक मीनार मान लो ये है और एक मीनार ये है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 40√3, तो इनके भी बीच की यहाँ भी 40√3 होगी √3, और दूसरी मीनार से पहली का अवनमन कोण कितना है 30, यानी कि ये 30, ये भी 30 होगा 30। ठीक, और दूसरी मीनार की लंबाई 130 है, यानी बड़ी मीनार की लंबाई 130 है, तो ये पूछी गई आपसे एच। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सीधी सी बात है, हमें अगर यहाँ की वैल्यू मिल जाए यहाँ की, तो हम इससे 130 से माइनस कर देंगे, तो यहाँ की वैल्यू मिलने के लिए 10 30 क्या होता है, तो 10 30 कोई ऐसा नंबर बताओ, कोई ऐसा नंबर भी बात करते हैं जिसमें मतलब कि बेस यहाँ पर √3 मिल जाए, जैसे कि sin 30 बराबर क्या होता है लंब अपॉन कड़, यहाँ तो कुछ हो नहीं रहा है, चलो फिर भी कोशिश कर लेते हैं। 10 30 क्या होता है 1/√3, यानी कि लंब बटे आधार, 10 30 क्या होता है 1/√3 इक्वल टू, इसको हम x मान लेते हैं, तो x अपॉन लंब बटे आधार 40√3, ये √3 से कट गया, यानी x इक्वल टू आ गया आपका 40, x 40 है, टोटल 130 है, तो h बराबर क्या हो जाएगा आपका 90 मीटर। नेक्स्ट पे चलते हैं।
10,000 की धनराशि पर 10% की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक है, देखो साधारण ब्याज तो 10% की दर से 3 वर्षों का सीधी सी बात 30% होगा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज निकाल 10% क्या होता है इक्विटी, 10 से 11, 10 से 11 3 वर्ष की बात है तो 10 से 11। ठीक है, ये हो गया 1,000, ये हो गया 1331, 1331। तो ये कितना जाता है 331/1000, यानी कि ये ज़्यादा है 33.1% ज़्यादा है। चक्रवृद्धि ब्याज आपका होगा 30%, वो साधारण ब्याज 30%, चक्रवृद्धि ब्याज 33.1%। तो 10,000 का 30% क्या हो जाएगा, 10,000 का 30% क्या हो जाएगा 3,000, 3,000, 10,000 का 30% 3,000, तो साधारण ब्याज आपका 3,000 हो गया। और 10% का 33.1% क्या हो जाएगा 3,310। ये दोनों हो गए। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। एक त्रिभुज ABC में कोण ए का कोण ए 90 डिग्री है, AC इतना 8 सेंटीमीटर, AB 6, AD BC पर लंब है, तो AD क्या होगा। देखो चलो यहाँ से देखते हैं, यहाँ कुछ मिलेगा, ट्रायंगल है। चलो यहाँ से हम ये कोई बात नहीं, फिर से बना लेते हैं। चलो A है 90, A है 90, B और C, AC है 8, ये 8 है, AB है 6, और बोला है कि AD BC पर लंब है, यानी कि AD BC पर लंब होगा। यहाँ हमें AD की वैल्यू चाहिए। एक ट्रायंगल का वो क्या होता है, एरिया बराबर कर लेते हैं, यानी कि 1/2। अब ये बेस मान लो एक बार, तो इंटू 6 बेस इंटू हाइट, यही तो आपका इक्वल है, इसको बेस मान लो एक बार 1/2। बेस क्या है BC, पहले तो BC कैसे निकालोगे, यहाँ ट्रिपलेट बन रहा है 6 8, तो ये ट्रिपलेट क्या हो जाएगा 8 10, 6 8 10। ठीक है, 8 8 64, 6 36, दोनों का सम 100, तो 100 का स्क्वायर रूट 10। यहाँ पे इसको बेस माना है, तो ये 10 इंटू AD को मान लेते हैं x, तो इससे ये ख़त्म हो गया। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 8 3 जा 24/5, यानी कि आ जाएगा आपका 4.8 सेंटीमीटर, ये आ गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। किन्हीं दो संख्याओं का योग 384 और उनका HCF 24 है, तो उसके कितने गुणनखंड संभव है। तो दो संख्याएं होती हैं कोई भी, तो वो संख्याएं हमेशा HCF से मिलते बनती हैं। HCF मतलब दो संख्याएं हैं AH प्लस BH, ये आपको 384 है, और इनमें से अगर हम H निकाल दें यानी 24 बाहर कर दें, तो अब ये संख्याएं एक दूसरे का वो नंबर हो जाती हैं कि उनके वो कंपोजिट नंबर हो जाते हैं, मतलब इनके बीच का जो कॉमन गुणनखंड सिर्फ एक होगा, क्योंकि हमने HCF यहाँ से निकाल दिया। 384, 24 से इसको डिवाइड कर दे, 24 बन जाए 24, 24 6 जा 144, यानी A + B = 16। तो ऐसे गुणनखंड बनाओ जिनके बीच कॉमन कुछ ना मिले, सिर्फ एक के अलावा। तो एक हम A को 1 रख देते हैं, तो B को 15 रखेंगे। अगर हम A को 2 रखेंगे, B को 14 रखेंगे, लेकिन 14 और 2 में तो 2 ही कॉमन है, सीधी सी बात, कभी नहीं हो सकता। 3 अगर रखेंगे, 3 और 13 रख देंगे, तो 3 और 13 हो जाएंगे, क्योंकि इनमें सिर्फ एक कॉमन है। 4 रखेंगे तो 4 और 12 नहीं हो सकता। 5 रखेंगे तो 5 और 11, ये भी सही है। 6 रखेंगे तो 6 और 10, उसमें और चीज़ें कॉमन है। 7 रखेंगे तो 7 और 9, ये 7 9 हो सकता है, 7 9। 8 रखेंगे तो 8 और 8, फिर उल्टा चलने लगा, इसका मतलब 4 गुणनखंड संभव है, संभव। नेक्स्ट चलते हैं। आशु के पास केवल 2 रुपये 10 रुपये के सिक्के हैं। यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 20 है, तो उसके पास 120 रुपये हैं। तो उसके पास 2 रुपये और 10 रुपये सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा, इनको दो तरीके से कर सकते हैं, एक एलिगेशन मेथड से, एक नॉर्मल बताते हैं। मान लो मैं कह रहा हूँ उसके 10 रुपये, सारे सिक्के 10 रुपये के ही हैं। मान लो सारे सिक्के उसके 10 रुपये के हैं और सिक्के 20 हैं, तो टोटल रुपये हो गए 200। मैं सारे सिक्के मान लेता हूँ 10 रुपये के, तो 20 सिक्के टोटल, तो फिर इनका नंबर हो जाएगा आपका 200। लेकिन क्योंकि उसने कहा है कि 120 रुपये, यानी ये एक्स्ट्रा बच रहे हैं, एक्स्ट्रा मतलब कम पड़ रहे हैं 80 रुपये। ये 80 किसके हिसाब से हैं, 2 रुपये के सिक्के के हिसाब से।
तो 2 रुपये के सिक्के के हिसाब से 2 रुपये के 2 रुपये और 10 रुपये के सिक्के 20 200, ये एक्स्ट्रा कितने हो गए 80। 2 से लेके चलते हैं, एक बार 2 से देखें। 2 से मैं मान ले रहा हूँ सारे सिक्के 2 के हैं, तो टोटल पैसे हो गए 22 × 20 40। टोटल जबकि पैसे तो 120 हैं, यानी कि 80 पैसे बढ़ रहे हैं। ये 80 पैसे किसके हिसाब से बढ़ेंगे, किसके हैं, इसका मतलब ये 10 रुपये के सिक्के, यानी कि 10 रुपये के सिक्के हो गए आपके 8। ठीक है, 10 रुपये के सिक्के हो गए आपके 8। 10 रुपये के सिक्के बढ़ रहे हैं, क्या एलिगेशन सही करना पड़ेगा क्या? अच्छा, 2 रुपये के सिक्कों कुल संख्या 20 है। 2 रुपये तो 20 दूनी 40 ही, जबकि होना तो 120 चाहिए। 80 बढ़ रहा है, 80 10 रुपये के सिक्के हैं, 80 बनेंगे 10, यानी कि सिक्के बढ़ रहे हैं 8 होना चाहिए, यानी 10 रुपये के सिक्के 8 होने चाहिए। तो 10 के सिक्के 8 होंगे, 12 होंगे। इसको क्या हो रहा है, एलिगेशन से देखते हैं। 2 रुपये के और 10 रुपये के, 2 रुपये और 10 रुपये के सिक्के हैं। इसके पास सिक्कों कुल संख्या 20 है, और उसके बाद 120 रुपये हैं, तो उसके बाद 2 रुपये 10 रुपये सिक्कों की संख्या क्या है? अच्छा, मैं मान ले रहा हूँ सिक्के हैं, टोटल सारे सिक्के 2 के हैं, तो 2 रुपये के सारे सिक्के 2 के हैं, तो इसके हिसाब से होने चाहिए थे 40 रुपये। इसके पास 120 रुपये, यानी कि 80 रुपये बढ़ रहे हैं। जो 80 रुपये बढ़ रहे हैं, ये 80 रुपये किसके हिसाब से बढ़ेंगे, 10 रुपये के सिक्के। तो 10 रुपये के सिक्के के हिसाब से क्वेश्चन गलत है क्या? 8 सिक्के, 24। क्वेश्चन को दोबारा देखेंगे। चलो नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को डालेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।